देहरादून में सीएम ने लिया आपदा प्रबंधन की बैठक। मानसून सीजन के मद्देनजर अहम बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड में नमक पोषण योजना का शुभारंभ। सीएम धामी ने अंत्योदय परिवार को नमक के पैकेट बांटे। मंत्री रेखा आर्या भी रही मौजूद। सीएम धामी के प्रदेशवासियों को सौगात। सभी जिलों में बनेंगे बहुउद्देशीय हॉल और खेल के मैदान। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों में की समीक्षा। उत्तराखंड के 84 स्कूलों में पीएमश्री योजना में चयनित। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जताया पीएम और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का आभार। आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट। 8 जिलों में 12वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। नदियों के किनारे अधिक सतर्कता रखने की सलाह। बिजली दरों में हो सकती है 8% तक की बढ़ोतरी। यूपीसीएल ने मांगे 1000 करोड़। यूपीसीएल नियामक आयोग में रिव्यू पिटीशन करेगा दायर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। खबर देहरादून से है, जहां कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने एक कदम और बढ़ते हुए मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया। हिमालयन संस्कृति केंद्र देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंत्योदय परिवारों को नमक के पैकेट देकर मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। योजना के तहत अब तक राशन की दुकानों पर अंत्योदय व प्राथमिक परिवारों को मुफ्त राशन के साथ साथ 8 रुपए किलो आयोडीन युक्त नमक भी मिल सकेगा। हमारे राज्य की जो हमारी सरकार हमारी राज्य की सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के अंदर जो हमारे सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें से एक तो हमारा स्वास्थ्य और चिकित्सा का क्षेत्र है, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र है। इन दोनों ही क्षेत्रों में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को अच्छी शिक्षा मिले। दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा दोनों मिले, आसानी से मिले, उनको परेशान न होना पड़े, उनको बहुत सरल और आसानी से मिल जाए, कम फीस में मिल जाए। तो उसी के लिए हमने निर्णय लिए और आगे भी हम इस प्रकार की योजना लगातार करते रहेंगे, जिससे कि आम जनता को लाभ। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी लगातार हमारे जो गरीब परिवार हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लगातार जो है दिन प्रतिदिन हर दिन एक नया और मजबूत कदम उठा रहे हैं, जिसमें हमारे गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न देना हो, मुफ्त खाद्यान्न में भी पोषण युक्त खाद्यान्न देना हो। फोर्टिफाइड राइस जो है इन गरीब परिवारों को दिया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार लगातार 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में साल में रिफिल करा के दे रही है। इसके साथ ही चीनी भी लगातार जो है राज्य सरकार के द्वारा इन गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे 14 लाख परिवार, जो हमारे गरीब परिवार है, वे अब नमक का स्वाद भी ले पाएंगे, बहुत सस्ती दरों पे ले पाएंगे। इसके साथ साथ में पोषण भी साथ साथ में ग्रहण करें, ये अपने आप में बड़ी बात है। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मानसून सीजन के मद्देनजर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन के मद्देनजर 24 घंटे अधिकारी अलर्ट मोड पर रहेंगे। शासन के वरिष्ठ अधिकारी जिलाधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाकर रखेंगे। पर्वतीय जनपदों में सभी आवश्यक सुविधाएं, खाद्यान्न, दवाइयां एवं अन्य राहत सामग्री पर्याप्त मात्रा में रखी जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और वर्चुअल माध्यम से जुड़े कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से दोनों मंडलों में बारिश और सड़कों की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली। खबर सितारगंज से है, जहां मीना बाजार में ट्रांसफार्मर फटने से गर्म तेल की चपेट में आकर महिला गंभीर रूप से झुलस गई। हादसे की जानकारी पूर्व सभासद रवि रस्तोगी ने ऊर्जा विभाग कर्मियों के साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को दी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा घायल महिला का हालचाल जानने हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टरों से महिला के स्वास्थ्य की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं अस्पताल पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अन्य मरीजों से भी वार्ता की और अस्पताल के बारे में जानकारी ली।
उत्तराखंड में मानसून तेजी से आगे आ गया है। उत्तराखंड मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि कुमाऊं के सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं गढ़वाल के पौड़ी और चमोली जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए इन क्षेत्रों में रेड जोन रखा गया है। उन्होंने पूरे प्रदेश में अगले 2 दिन मध्य और तेज बारिश होने की संभावना जताई है। बोला गया था कि 6 और 7 तारीख में 2 दिन ये काफ़ी अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में मिलने वाली, विशेषकर कुमाऊं रीजन में। तो अगर मैं बात करूं बारिश की, तो ज़्यादातर जगहों में आज और कल जो है बारिश वो मिलने वाली, हल्की से मध्यम। लेकिन जो हैवी रेंस है, वेरी हैवी रेंस है या एक्सट्रीमली हैवी रेंस है, उसकी बहुत अच्छी संभावना है कुमाऊं रीजन में या उससे लगे गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं उनमें वो रहेगी। तो अगर मैं 6 तारीख के लिए बात करूँ तो रेड वार्निंग हमने जो है पूरे कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट उनमें रखी गई है, और साथ ही जो गढ़वाल के जो डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि पौड़ी और चमोली है, इसमें भी रखी गई। तो आप इनमें देखेंगे 6 तारीख में कुछ जगहों में जो भारी या बहुत भारी वर्षा है वो देखने को मिलेगी, और जो अत्यंत भारी वर्षा वो भी कहीं कहीं पर इन डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेगी 6 तारीख को। जब आप 7 तारीख को जाते हैं तो एक्टिविटी थोड़ी और भी बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में जो है नैनीताल समेत आसपास के क्षेत्रों में बीती रात से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। सरोवर नगरी नैनीताल में बीते दिनों से हो रही बारिश से समन्वय जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं झमाझम हो रही बारिश नैनी झील सहित सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। जल स्रोतों के लिए वरदान साबित हुई है और बारिश के चलते झील के लगातार घटते जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। सरोवर नगरी में हो रही लगातार बारिश से स्थानीय लोगों के साथ नैनीताल घूमने आए पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुमाऊं मंडल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल में पिछले 24 घंटे के अंदर 117 मिलीमीटर बारिश हुई है। जानकारी के मुताबिक नैनीताल जिले में एक राजमार्ग सहित 19 सड़कें बंद हैं, जिनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए नैनीताल जिले में सभी स्कूल आज बंद हैं। डीएम नैनीताल ने आज प्रशासनिक अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के मुताबिक फिलहाल हालात सामान्य हैं। देखिए, आज भी वेदर की वार्निंग है और वार्निंग को लेकर आज स्कूलों में अवकाश, लेकिन आज वर्षा की जो मात्रा है वो अभी बहुत अधिक नहीं है। कहीं से कोई नदी नालों में स्तर बढ़ने की या जल भराव की अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जहाँ तक बात है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, तो जिला प्रशासन और जो हमारे विभाग हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। अभी जो हमारा रक्षिया नाला है उसका जो आउटफॉल है उस पर एडीबी द्वारा जो सहायतित कार्यक्रम है उसके तहत नाले को डाइवर्ट करने का और उसके डिस्चार्ज को कंट्रोल करने का और उसको एक नियंत्रित जगह पर छोड़ने के लिए काम चल रहा है। इसी प्रकार जो इंदिरानगर नाला है या जो देवखड़ी नाला है उसके लिए भी प्लान एडीबी के द्वारा तैयार किया गया है। इस सब को एग्जीक्यूट होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगने की संभावना है, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये जो जल भराव की जो स्थिति आती है शहर में उससे निजात मिलने की पूरी संभावना। रामनगर में लगातार हो रही तेज मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं बरसाती नदी नाले भी पूरी तरह से उफान पर हैं। वहीं नेशनल हाईवे 309 अल्मोड़ा जनपद के मोहन स्थित वन चौकी से करीब 50 मीटर आगे अल्मोड़ा मार्ग को जोड़ने वाला पनाली पुल लगातार हो रही तेज बारिश के बाद बह गया है। इस मामले में मौके पर मौजूद वनकर्मी नीरज ने बताया कि पुल का एक पिलर भारी बारिश में गिर गया। वहीं छोटे हाथी वाहन चालक पुल से पीछे कर दिया गया है। पुल के पिलर गिरने के बाद पुल पर खतरा मंडराने लगा है। आज की बारिश में देखिए काफी तेज पानी और ये पुल मोहन क्षेत्र की टूट चुकी है। सितारगंज में शिकायतों का संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग व उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन के अफसरों को फटकार लगाई। बहुगुणा ने विभागीय अधिकारियों को संभावित आपदा के चलते व्यवस्थाओं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सितारगंज में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग व उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन की काफी शिकायतें सामने आ रही हैं।
चाहे वो शक्ति फार्म का क्षेत्र हो, ट्रॉली का क्षेत्र हो, आज हमारा पौधा आश्रम पौधा रतन हो, नुकुलिया हो, हमारा कैलाशपुरी, ये सारे पानी से प्रभावित होते हैं। उसी को देखते हुए आज सारे विभागों की हमने एक बैठक समीक्षा बैठक बुलाई थी। उनको निर्देश दिए गए कि तैयारी पूर्ण रखी जाए। बारिश में इस वक्त डेंगू की भी बहुत सारे केसेस सामने आने की संभावनाएं होती हैं, तो स्वास्थ्य विभाग को और नगर पालिका और नगर पंचायत को भी ये आदेश दिया गया है कि अवेयरनेस ड्राइव चलाएं, छिड़काव और नालियों की सफाई, और कहीं भी जहाँ पे पानी खड़े होने की उम्मीद है उसको वहाँ पे जल्द से जल्द वहाँ पर सफाई करवाई जाए ताकि डेंगू से लोग बच सकें। स्वास्थ्य विभाग और हमारे UPCL इन 2 विभागों की बहुत सारी शिकायतें आई हैं। पत्रकार प्रेस परिषद राष्ट्रीय द्वारा काशीपुर में कुमाऊं मंडल प्रभारी अशोक गुलाटी के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से प्रकाश चंद जोशी महानगर अध्यक्ष की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया, जिसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश कश्यप, उपाध्यक्ष संजय भल्ला, महासचिव आरिफ खान, सचिव अजहर मलिक, सदस्य योगेश कश्यप को बनाया गया। शीघ्र ही और संगठन का विस्तार किया जाएगा। पत्रकार प्रेस परिषद इंडिया कुमाऊं मंडल प्रभारी अशोक गुलाटी हूँ। आज काशीपुर में इकाई का गठन हुआ, जिसमें प्रकाश चंद जोशी जी को सर्वसम्मति से यहाँ पे अध्यक्ष जो है चुना गया है और उनको आदेश दिया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर में कार्यकारिणी का गठन किया जाए। 28 राज्यों में पत्रकार प्रेस परिषद जो है 28 राज्यों में चल रहा है। 22,000 पत्रकार हैं इसमें, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्रकार साथियों को ये 2.25 लाख का निःशुल्क बीमा देता है। और जो पत्रकार प्रेस परिषद का उद्देश्य है, पत्रकारों की सुरक्षा करना, पत्रकारों के हित में कार्य करना। कहीं भी पत्रकारों का उत्पीड़न होता है उसको तत्काल जो है हमारे जो साथी हैं, हमारा संगठन है, तत्काल वहाँ पहुँचता है। और आज हमें गर्व हो रहा है कि आज हमारे कुमाऊं में हमें 1.5 साल से अधिक हो गया, 1-2 मामले आए थे जो एक कड़ी के रूप में सभी पत्रकारों ने एक साथ होकर लड़ाई लड़ी और हमें इसको जीत हुई। और आज पत्रकार प्रेस परिषद आज हमारे पूरे कुमाऊं में सर्वश्रेष्ठ जो हमारा परिषद है और पूरे उत्तराखंड में सहित पूरे भारत में 28 राज्यों में चल रहा है। और काशीपुर में जो आज गठन हुआ है, सब हमारे वरिष्ठ सहयोगी वगैरह भी आज शामिल हुए हैं। और हमने जो अध्यक्ष हैं उनसे कहा गया है कि आप 1 सप्ताह में कार्यकारिणी का गठन करें। रुड़की के आदर्श नगर स्थित आबादी क्षेत्र में रोडवेज बसों एवं अन्य भारी वाहनों के आवागमन के विरोध में ग्रीनवे स्कूल के छात्र छात्राओं ने बसों के आगे खड़े होकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। बता दें कि रुड़की हरिद्वार हाईवे स्थित सोलानी नदी पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन के लिए बंद किया गया हुआ है। वहीं इस पुल के बंद होने के कारण स्कूल बसों को काफ़ी घूमकर जाना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए आदर्श नगर में रपटे का निर्माण किया गया है। अब इस रपटे के स्कूल बसों के अलावा सैकड़ों रोडवेज बसों प्रतिदिन आबादी क्षेत्र से दौड़ती हैं। वहीं कांग्रेस से लेकर क्षेत्रवासी तक इस प्रकार कॉलोनी में हाईवे का ट्रैफिक चलने का विरोध कर चुके हैं। देखिए, हमको ये बताया गया था कि जब ये ब्रिज थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ था तो हमें ये बताया गया था कि सिर्फ स्कूल की बसेस को यहाँ से अलाउ किया जाएगा और हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल की बसें जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे दूसरे स्कूल के बच्चे हैं। ये हमें प्रॉमिस किया गया था कि जब तक ये ब्रिज नहीं बनता तब तक स्कूल की बसेस को अलाउ कर दिया जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, उसके अलावा यहाँ से ट्रक शुरू हो गए जाने, बड़े बड़े डंपर्स जाने शुरू हो गए, लेकिन हमारे जो जॉइंट मजिस्ट्रेट सर हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया और उन्होंने प्रशासन को भी बोला कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है। उनके कहने से जो CO सर हैं यहाँ पे, SP सर हैं, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। देखिए, जब सुरक्षा की बात आती है तो सुरक्षा बच्चों के जहाँ विद्यालय की बात आएगी वहाँ सुरक्षा सर्वप्रथम होगी। और आप भी देख रहे हैं कि रुड़की क्षेत्र का क्या हाल है। जब से ये पुल हमारा बंद हुआ है, जो ये रास्ता था मेन, ये केवल इमरजेंसी के लिए खोला गया था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस रास्ते पर भारी वाहन जा रहे हैं, यहाँ तक कि रोडवेज की बसें जा रही है। हमें किसी स्कूल की बस से कोई शिकायत नहीं है। देखिए, ये पहले ये रास्ता बंद था, तो अभी रास्ता बनाया गया प्रशासन द्वारा, तो इसमें रोडवेज की बसें चल रही हैं। अब इनका कहना यह है कि इससे खतरा है बच्चों को, और आज ये इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा उसका विरोध भी किया था। उसके लिए अभी बात कर रहे हैं, रोडवेज प्रशासन से बात की जाएगी, अगर वो आपस में बात करके इसको सुलझा लेंगे। सर, जॉइंट साहब से बात हुई थी शुरू में ही, जब ये रास्ता बना था तो बोल रहे थे कि हमें ट्रैफिक पुलिस को और CO रुड़की को बोल दिया गया कि यहाँ से कोई बड़ा वाहन या रोडवेज की बस नहीं जाएगी। इस तरह का बयान विधायक रुड़की ने भी दिया था, प्रदीप बत्रा ने।
नहीं, बसों के लिए तो हमें जानकारी, लेकिन हमने ट्रक और जो डंपर है वो हमने रुकवा दिए थे। डंपर और बड़े ट्रक भी यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन नहीं रोडवेज की नहीं बसों नहीं के चल लिए रहे हैं। अब वो तभी चलते हैं जब उसका एंट्री खत्म हो जाती है। रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हल्द्वानी से है, जहां मानसून की बारिश में एक बार फिर से हल्द्वानी के कई हिस्सों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है। वहीं कलसिया और रक्सिया नाले के किनारे पानी के बहाव के चलते भू कटाव भी हुआ है। जिला प्रशासन की टीम बरसात में नुकसान की भरपाई कर रही है। वहीं नदी नालों के किनारे अतिक्रमण किए जाने का मामला भी सामने आया है। इस पर नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कहा कि कलसिया और रक्सिया के किनारे सरकारी भूमि में कई लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। प्रशासन अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर नोटिस भेज रहा है। कलसिया और रक्सिया के किनारे सरकार की भूमि पर नदी के और नाले के बहाव क्षेत्र में काफ़ी अतिक्रमण करके आवासीय भवन लोगों ने बनाए हैं। पिछले दिनों इसके लिए एक जांच टीम बनाई गई थी। उस जांच टीम ने अपना सर्वे भी किया है। उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को हमने इसमें अधिकृत किया है नोटिस इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए। एसडीएम की ओर से इनको नोटिस दिया जाएगा और विधिवत सुनवाई करके हटाने की कार्रवाई। खबर रामनगर से है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अगर डे सफारी पर आ रहे हैं तो सफारी कैंसिल होने पर आपका रिफंड वापस नहीं होगा। बुकिंग करते हुए कॉर्बेट की विभागीय वेबसाइट पर पर्यटकों को जानकारी दी गई है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे चर्चित जोन डीकला पर्यटन जोन में 15 जून व बिजरानी जोन 30 जून को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। उसके साथ ही 15 जून से नाइट स्टे भी कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों की सुरक्षा के चलते मानसून सीजन को देखते हुए बंद कर दिया जाता है, जो हर वर्ष अक्टूबर माह में पुनः सुचारू किया जाता है। गौर हो कि इस वक्त कॉर्बेट पार्क का ढेला, झिरना व गिरजिया पर्यटन जोन में पर्यटक डे सफारी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं अत्यधिक वर्षा होने पर पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर इन जोनों को बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे जो भी हमारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन से बुकिंग होती है उसमें कोई कैंसिलेशन का प्रावधान नहीं दिया गया है शासन के द्वारा। तो रिफ़ंड का कोई अभी तक है नहीं। हमने एक प्रस्ताव चला रखा है कि रिफ़ंड का एक पॉलिसी बनाया गया है ताकि जो भी पर्यटक कैंसिल करते हैं उनको भी रिफ़ंड मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई रिफ़ंड का पॉलिसी है नहीं। तो अगर कोई रीज़न के कारण अगर कैंसिल हो जाता है, या तो रेन बारिश के कारण या कोई और अन्य कारण से भी कैंसिल होता है, तो उसका रिफ़ंड नहीं होता है। इसको हम क्लियरली वेबसाइट पे भी मेंशन किए और वो बुकिंग करने से पहले भी इसको मेंशन किया जाता है। उत्तराखंड में उपचुनाव से पहले भाजपा के पूर्व विधायक ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हमारे देश की संस्कृति एवं सभ्यता के अनुरूप ही महिलाओं को अपने अंगवस्त्र धारण करने चाहिए। उन्होंने महिला एवं छात्राओं के प्रति पुरुषों की बढ़ रही घृणित सोच को भारतीय संस्कृति के विपरीत बताया। पूर्व विधायक चीमा ने जिम्मेदार अभिभावकों से भी अपेक्षा की है कि वह अपने परिवार की महिलाओं और बच्चियों को भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वस्त्र धारण करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। देवभूमि उत्तराखंड में बढ़ते महिला अपराधों पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल एक ओर जहां कांग्रेस ने बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा के विवादित बयान ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हरभजन सिंह चीमा के मुताबिक दुष्कर्म की बढ़ रही घटनाओं के पीछे महिलाओं के पहनावे जिम्मेदार हैं। उनके इस विवादित बयान के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में हरभजन सिंह चीमा का पुतला दहन किया। कांग्रेस का कहना है कि चीमा से पहले भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए फटी जीन्स की बात कहकर महिलाओं को अपमानित किया था। वहीं भाजपा ने चीमा के बयान को निजी बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। हरभजन सिंह चीमा ने क्या बयान दिया ये भी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करती है, उसके उत्थान के लिए कार्य करती आई है। चाहे हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने के लिए 30% का आरक्षण हमारी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ ही चाहे पंचायत हो, नगर निकाय चुनाव हो, उसमें भी हमारी सरकार के द्वारा मातृशक्ति के उत्थान के लिए 50% का आरक्षण
इस राज्य में दिया जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा भी महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए, महिलाओं के छोटे कपड़ों को बढ़ते अपराधों की वजह बताना भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। और आप देखिए कि भाजपा के विधायक का ये पहला बयान नहीं है जिसने महिलाओं पर टीका टिप्पणी की हो। इससे पहले भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी महिलाओं की फटी जीन्स को लेकर के उन पर गंभीर टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके लिए उनको अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी। और प्रदेश की मातृशक्ति चीमा जी के बयान से आहत है। वो कह रहे हैं कि आखिर ये क्या सोच है कि आप उनके छोटे कपड़ों को जो है अपराधों की वजह मान रहे हैं, और पुलिस प्रशासन और सरकार अपराधों को रोकने में नाकाम है, उसको ये वजह नहीं मानते। आखिर कहाँ है प्रदेश की कानून व्यवस्था, कहाँ है सरकार की महिला सुरक्षा के दावे? राय दिन जो है बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं, 12-12 साल की छोटी छोटी अबोध बच्चों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो रहे हैं। किस ओर ये प्रदेश जा रहा है? अपनी गलती मानने की जगह आप बेटियों के और महिलाओं के छोटे कपड़ों को वजह बता रहे हैं। इससे निंदनीय और घृणित सोच दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। आपको बता दें कि उत्तराखंड में महिला अपराधों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तमाम सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के बाद भी उत्तराखंड में महिला अपराध वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपराधों में देश में उत्तराखंड का 6वां स्थान है। साल 2022 में प्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ वर्ष 2021 के मुकाबले 26% ऊपर पहुंच गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के बाद विपक्ष की ओर से लगातार सरकार की घेराबंदी की जा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य सरकार जो भी अपराधी हैं उन सभी पर कार्रवाई कर रही है। आंकड़े उन लोगों को देखने चाहिए जो धामी जी के 3 साल का जश्न मना रहे हैं और धामी जी को धाकड़ और हैंडसम बता रहे हैं। ऐसे में ये एनसीआरबी के आंकड़े डरावने हैं। उत्तराखंड के लिहाज से हम देश के अंदर 6ठे पायदान पर हैं और 9 हिमालयी राज्यों में हमारा पहला स्थान है। अकेले कुमाऊं की बात करें तो जनवरी से लेकर मई के महीने में 660 महिला अपराध हो चुके हैं, जिसमें उधम सिंह नगर नंबर 1 पे और नैनीताल दूसरे नंबर पे है महिला अपराध में। और चंपावत जैसे जिलों में अगर चलते ट्रक में सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है एक नाबालिग बच्ची के साथ, तो फिर आप सोच सकते हैं। और तो और केदारनाथ में जो मध्य प्रदेश से महिला आई, उसके साथ जिस तरह से पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस की संरक्षण में अभद्रता की गई, सेक्सुअल हरासमेंट उस महिला का हुआ, तो फिर बताएं सरकार के लोग, प्रशासन के लोग कि प्रदेश की महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह कौन सी है। कुल मिलाकर राज्य में बढ़ते महिला अपराध काफी चिंताजनक है। हालांकि सरकार कानून व्यवस्था की बेहतरी के दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों ने ही सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है। इस बीच हरभजन सिंह चीमा के विवादित बयान ने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या बढ़ते महिला अपराध के लिए महिलाओं के लिए कपड़े ही जिम्मेदार हैं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।